नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन ज्योग्राफी। दोस्तों, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा जहां पे हमने बात की थी लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के बारे में। हमने देखा था लैटिट्यूड्स किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, जो 0 डिग्री, इक्वेटर, 23.5 डिग्री, नॉर्थ साउथ, ये कैसे बनते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं, इसके क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैसे इसके थ्रू आप अपनी एक लोकेशन को लोकेट करते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर लोकेशन का एक यूनिक लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखने की कोशिश की थी। लाइकवाइज इन दिस लेक्चर अब हम किस पे बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कि जो अर्थ की एक्सिस होती है जो कि टिल्टेड होती है, ये तो आप सब जानते हो, इसका क्या इफेक्ट होता है। हम जानने वाले हैं कि जो अर्थ मोशन करती है, जो कि आप जानते हो दो तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। ये दोनों कैसे अलग होते हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है, हम ये देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी बात सनलाइट, सन रेज या इंसोलेशन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अगर इस फिगर को एनालाइज करोगे तो यहां पे आपको पता चलेगा कि हमारी जो अर्थ है, जिसमें तो दोस्तों सबसे पहले आप इस फिगर को एनालाइज करिए। ये फिगर आपको क्या बता रहा है? ये फिगर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारी अर्थ की एक्सिस है। क्लियर? इस अर्थ की एक्सिस अगर बिल्कुल सीधी होती कुछ इस तरीके से, या मैं यूं कह दूं बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हमारे सन की पोजीशन से, तो क्या होता? तो ये होता कि इसमें जितनी भी सन रेज आती वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में बराबर होती। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में बराबर सनरेज या सनलाइट पहुंच रही है। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब कि ऐसी एक्सिस नहीं है। तो फिर कैसी है? हमारे जो अर्थ की एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से दोस्तों। अब आप समझ पा रहे हो कि हमारी जो अर्थ की एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, जैसा कि आपको यहां से दिखाने की कोशिश कर रहा है डायग्राम, ऐसी है। अब ये टिल्ट होने के कारण एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हमारी सनरेज आ रही है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में अलग अलग हो जाती है। जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर केस की हम लोग बात करें तो जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि अगर हमारा सन यहां पे है और इस तरीके से हमारी अर्थ टिल्टेड है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में डेट इज यहां पे सनलाइट ज्यादा आएगी और यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट कम आएगी। ये आप कैसे देख सकते हो? जैसे आप देखो कि ये येलो में आपको सनलाइट बताने की कोशिश कर रहा है। यहां पे आप देखो सदर्न हेमिस्फेयर में जो हमारी सनलाइट है वो पोल तक पहुंच पा रही है या पोल के बहुत पास तक। वहीं अगर आप नॉर्दर्न पोल में देखोगे दोस्तों, तो हमारी जो सनलाइट है वो देखो हमारे पोल से कितनी ज्यादा दूर है। आप समझ पा रहे हो? ये चीज आपको ये शोकेस करने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू सन, इस कारण से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में जो सनलाइट आएगी वो अलग अलग प्रपोर्शन में आएगी, बराबर नहीं आएगी। आपने यहां से एक चीज ये समझी। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी और इसको इलेबोरेट मैनर में देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से एंगल होते हैं और हमारी जो अर्थ है वो कितनी टिल्टेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था एक्सिस को ऐसा लेके, ये हमारी एक्सिस हमने पहले एग्जाम्पल में मानी थी। अगर ऐसा होता तो सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बराबर गिरती, मगर हमें बाद में पता चला कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है। जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो ये वाली है। अब अगर हमारी अर्थ की एक्सिस ये है तो आप यहां पे एक चीज और भी देख पा रहे हो कि यहां पे आपको प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक बताने की कोशिश की गई है। यहां पे देखो प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक। अब आपको यह पता होगा दोस्तों कि हमारी जो अर्थ है वो इक्लिप्टिक मैनर में रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। अब ये इक्लिप्टिक मैनर में रिवॉल्व करना क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लें कि ये
हमारा सन है, ठीक है। अब अगर हमारी अर्थ सर्कुलर मैनर में सन का रिवॉल्यूशन कर रही होती तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता देता कि हमारी जो अर्थ है वो कुछ इस तरीके से सन के चक्कर काटती है, मगर ऐसा तो नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ है वो सन के इक्लिप्टिक मैनर में रिवॉल्यूशन करती है। तो इक्लिप्टिक रिवॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। आई बात समझ में आपको? तो यहां पे आपने देखा कि ये जो इक्लिप्टिक मैनर में हमारी अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटेगी, इसका एक प्लेन होगा। तो बस अगर आपने ये बात समझ ली तो ये वही प्लेन शोकेस किया हुआ है, और इस प्लेन से जब आप एंगल देखोगे ये वाला, तो ये होता है 66.5 डिग्री। वहीं ये वाला अगर आप एक्सिस देखोगे, जिसको कहा जाता है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक, सही बात भी है। ये हमारा अगर प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक है और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में लाइन खींच दूंगा तो मैं यही तो बोलूंगा ना, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक। तो इससे हमारी अर्थ टिल्टेड होती है 23.5 डिग्री, डेट इज 23.5 डिग्री। और आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको सीधे ये भी बता सकता था कि हमारी अर्थ जो टिल्टेड होती है उसकी एक्सिस पे, तो आप इतना समझ लो बस कि वो 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है या फिर 66.5 डिग्री का एंगल। इतना भी याद रह गया तो मोर देन सफिशिएंट है। तो दोस्तों अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी कि अर्थ जो दो तरीके के मोशन करती है वो कौन से होते हैं। तो एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। जैसा भी मैं आपको इक्लिप्टिक मैनर में रिवॉल्यूशन समझा रहा था, तो वहां तो मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है, जिसमें उसको 365.25 डेज का टाइम लगता है, मतलब कि एक साल में पृथ्वी सूरज का एक चक्कर काटती है, तो वो इक्लिप्टिक मैनर में काटती है। वहीं रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है अपनी ही एक्सिस पे, जो कि एक्सिस है अर्थ की, इसी एक्सिस पे घूमना, जो कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो यहां पे कि किस तरीके से ये जो दिख रहा है आपको अपने ही एक्सिस पे घूमते हुए रोटेशन कहलाएगा, और रोटेशन के साथ में ही अर्थ जो है वो सन का रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर काटती है। मतलब दोनों तरीके के मोशन अर्थ में एक साथ चलते हैं। और इसी कारण से इसके प्रीवियस लेक्चर में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ जब अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है विथ रिस्पेक्ट टू द सन, तो आप ये बोल सकते हो कि एक मेरिडियन, एक लॉन्जिट्यूड जो होता है वो सन के सामने से 24 घंटे बाद में दूसरी बार पास होगा। और इसी मोशन ऑफ अर्थ को डेली मोशन कहा जाता है। मतलब जो अर्थ रोटेट हो रही है ना अपनी एक्सिस पे, इसको डेली मोशन कहा जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जब अर्थ सन के सामने रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस पे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसी के कारण कॉज होते हैं डे एंड नाइट। अब ये डे एंड नाइट कैसे कॉज हो रहे हैं आप ये समझने की कोशिश करो। सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख भी पा रहे हो कि अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे ये एरिया जो है इसको अगर सनरेज मिल रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा? डे। मगर कुछ टाइम बाद जब अर्थ घूम के पूरी उल्टी हो जाएगी, मतलब ये वाला साइड सन के सामने चला जाएगा, तो क्या होगा? अब यहां पे डे हो जाएगा और यहां पे नाइट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि रोटेशन से क्या होगा, डेट इज डे एंड नाइट होंगे। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि रिवॉल्यूशन से क्या होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं आप ये तो अब तक समझ गए कि रिवॉल्यूशन किस तरीके से इक्लिप्टिक मैनर में अर्थ हमारी सन के अराउंड करती है। अब यहां पे मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं आपको। कई बार दोस्तों आपको ये जो इक्लिप्टिक मैनर में मैंने आपको शो करने की कोशिश की है, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? ये अर्थ के 4 फेजेस है। एक बार अर्थ यहां है, एक बार अर्थ यहां है, एक बार अर्थ यहां है और एक बार अर्थ यहां है। सन तो क्योंकि स्टेशनरी है, और अर्थ की जो एक्सेस है वो कुछ इस तरीके से, यहां पे भी इस तरीके से, यहां पे भी इस तरीके से और यहां पे भी इस तरीके से।
कभी कभी कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है मैं जानता हूँ, मैंने भी जब पहली बार ये खुद से पढ़ा था तो मुझे भी यही कंफ्यूजन रहता था, इसलिए मुझे पता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कभी कभी आपको डायग्राम जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अर्थ तो ये 4 पोजीशन पे ही मिलेगी आपको, फर्क ये रहेगा कि इसकी एक्सिस ये लोग ऐसे कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे एक्सिस दिख रही है आपको, ये ऐसे। तो हमको लगता है कि यार अगर एक्सेस ऐसे हो गई तो क्या कुछ अलग होगा, या फिर एक्सेस अगर ऐसे हो गई तो क्या कुछ अलग चीज हो जाएगी? नहीं, चीजें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, बस फर्क ही आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे आपको समर जो मिल रहा है वो यहां पे मिल रहा है जून में, ठीक है। वहीं अगर दूसरा फिगर हम लोग अपना देखने की कोशिश करें तो यहां पे देखो कि हमारा जो जून वाला टाइम पीरियड है वो कहां पे मिलेगा हमको? इस साइड पे। तो क्योंकि हमारी एक्सिस ऐसी है तो हमें समर यहां पे मिलेगा, अगर एक्सिस ऐसी कर दूं तो समर यहां पे चला जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली एक ही चीज को देखने के दो नजरिए हैं, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद अगर आप इस चीज को कन्फ्रंट करोगे तो कभी भी आपको चिंता नहीं होगी। चलो हम लोग इस फिगर को लेके इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ जो हमारी इक्लिप्टिक मैनर में रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, उससे क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि जो डेली मोशन हमारी अर्थ करती है अराउंड द सन, उससे डे एंड नाइट क्रिएट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एनुअल रिवॉल्यूशन के कारण जो हमारी अर्थ कर रही है इन 365.25 डेज में, जो सन के अराउंड एक चक्कर काटती है, उसके कारण डेवलप होते हैं सीजन्स, और इन्हीं सीजन्स को इन 4 फेजेस में बताने की कोशिश की गई है। अब आप मेरे साथ ध्यान से एक एक सीजन को पढ़ते जाओ। अब दोस्तों हम सबसे पहले जिस सीजन के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे हम जून महीने के सीजन की। मगर इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो आपको ध्यान रखनी है कि न सिर्फ रिवॉल्यूशन बल्कि जो इंक्लिनेशन है हमारी अर्थ का, जो अभी हमने देखा 23.5 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री, इस इंक्लिनेशन के कारण भी हमारे सीजन्स डेवलप होते हैं। मतलब कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बताओ हमारे यहाँ पे सीजन्स क्यों डेवलप होते हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा? चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ अकर्स ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। मैं उम्मीद करता हूं आप ये जवाब दे पाओगे। अब हम लोग शुरू करते हैं अलग अलग सीजन पढ़ना। हम यहाँ पे 4 तरीके के सीजन पढ़ेंगे। जैसा कि आप जून में जानते हो कि हमारे यहाँ पे क्या आता है, जून में हमारे यहाँ पे आता है साउथ वेस्ट मॉनसून। अब क्या यह आपके लिए जानना बिल्कुल भी टफ है क्या कि साउथ वेस्ट मॉनसून हमारे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण आता है? और लो प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनरेज आती है। मतलब आप एक चीज समझ गए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे यहाँ पे ज्यादा सनरेज आती होगी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अब हम लोग कॉन्सेप्चुअली देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में सनरेज ज्यादा आती है। हाँ, हम ये देखेंगे कि जैसा कि आपको यहाँ पे शोकेस किया हुआ है दोस्तों, ये हमारी अर्थ की एक्सेस है। तो अगर ये एक्सेस है मतलब कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, या मैं यूं कह दूं कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ये ज्यादा टिल्टेड है सन की तरफ। तो मुझे ये बताओ कि ज्यादा सनरेज कहां पे आएगी अब, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में? ऑफ कोर्स सी बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा झुका हुआ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। इसी कारण से दोस्तों हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन आ जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आ जाता है। वहीं इसका जस्ट अपोजिट लेके चलो, कहां पे चलोगे? सेकंड ऑप्शन, इसकी जस्ट अपोजिट साइड। अब हम बात कर रहे हैं दिसंबर और जनवरी की। अब आप ये तो जानते हो कि दिसंबर और जनवरी में हमको कड़ाके की ठंड पड़ती है। अब अगर दिसंबर और जनवरी का टाइम है, इसका मतलब यह है कि सन जो है, क्या मैं मान सकता हूं कि क्योंकि हमारे यहां पे ठंड पड़ रही है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया होगा? तो हाँ, ऐसा ही होता है। फिर भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। देखो अर्थ की एक्सिस ऐसी है। अब अर्थ की एक्सिस अगर ऐसी है तो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न पोल यहां पे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा झुका हुआ है या साउथ पोल ज्यादा झुका हुआ है सन की तरफ?
तो अब कहाँ पे ज़्यादा धूप आएगी? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ठंड कहाँ पे चली जाएगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी कारण से दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आ जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन आ जाता है। आपने समझा? ठीक है, ये तो हो गई कि किस तरीके से समर और विंटर सीजन कहाँ पे कैसे आएगा, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में। अब यहाँ पे जो 21 जून होता है, इसी कारण से इसको समर सॉलिस्टाइस कह दिया जाता है, और साथ में जो 22 दिसंबर होता है इसको विंटर सॉलिस्टाइस कह दिया जाता है। ये जो समर सॉलिस्टाइस कहा जा रहा है 21 जून को, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट वर्टिकल रेस पड़ रही होती हैं सन की। इस कारण से इसको समर सॉलिस्टाइस कहा जाता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे दैट इज ऑन 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखोगे आगे से कि 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमको लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलेगा, क्योंकि सन जो है वो सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वर्टिकल होता है। और दोस्तों अब अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज वर्टिकल पड़ेगी, तो क्या मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर हम साउथ पोल की बात करें तो आपको नहीं लगता कि सनरेज जो है वो साउथ पोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगी? क्यों? क्योंकि एट अ गिवन टाइम जो सन से लाइट निकल रही है वो आधे ग्लोब तक ही पहुंच पाएगी। ये तो आप मानते हो। अभी हमने यहां पे भी ये चीज देखी थी, अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखोगे, अगर हम स्ट्रेट मान लें एक टाइम के लिए, तो आधे ग्लोब पे ही सन रेज पहुंच पा रही है। मतलब इसके इधर वाला जो ग्लोब है यहां पे सन रेज नहीं पहुंच पा रही। तो वैसे ही क्या मैं यहां पे भी इस चीज को अगर ऐसा बोल रहा हूं कि आधे ग्लोब पे ही हमारी सनरेज पहुंच पाएगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि सन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है तो कुछ सनरेज इधर पहुंच जाएगी मगर साउथ पोल पे नहीं पहुंच पाएगी। तो इसी कारण से ये जो समर सॉलिस्टाइस की हम 21 जून की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पे इस टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है कि अगर एंटार्क्टिक सर्कल के हम थोड़ा सा ऊपर का एरिया लें तो इसी एरिया तक सनरेज पहुंच पाती हैं। मतलब कि बिल्कुल सदर्न पार्ट में या साउथ पोल में हम देखें तो सनरेज नहीं पहुंच पाती। मतलब आपने क्या समझा कि समर सॉलिस्टाइस मतलब 21 जून में जो हमारा साउथ पोल है वहां पे सनरेज नहीं पहुंचेगी। अब बिल्कुल इसी चीज को आप उलट के पलट के यहां पे कर दीजिए, जो हमारा सेकंड केस है। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब जो हमारा सन है वो कहां पे पहुंच चुका होगा? वो पहुंच चुका होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यहां आते आते। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच गया तो अब मुझे बताओ कि हमारा जो साउथ पोल है वो ज्यादा झुक गया या सदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा झुक गया सन की तरफ? तो गर्मी कहां होगी? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये देखो गर्मी हो गई। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी? ठंडी। तो देखो ठंडी हो गई। और ये 22 दिसंबर, जैसा हमने यहाँ पे 21 जून देखा था ना, वैसा ही यहाँ पे 22 दिसंबर को होता है जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल सनरेज डालता है। और जैसे 21 जून को साउथ पोल पे सनरेज नहीं पहुंच रही थी, वैसे ही जो विंटर सॉलिस्टाइस होगा इस वाले फेज में यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनरेज नहीं पहुंचेगी। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे आपने अभी तक मेरे सामने दो चीजें देख ली। अब सॉलिस्टाइस से ऊपर उठ के हम इन दो पोजीशन की बात करेंगे जहां पे हम इक्विनॉक्स के बारे में देखेंगे। दोनों ही पोजीशन इक्विनॉक्स होती है। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? जहां पे वर्टिकल रेज जो है सन की वो सीधे इक्वेटर पे पड़ती हैं। तो यहां पे भी सीधे इक्वेटर पे पड़ेगी, यहां पे भी सीधे इक्वेटर पे पड़ेगी। और इक्विनॉक्स एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे डे और नाइट जो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो सितंबर में इक्विनॉक्स होगा इसको हम क्या कहते हैं? ऑटम का इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, ये कब आता है? ये पड़ता है 23 ऑफ सितंबर को। ठीक है, वहीं अगर हम इस वाले डेट इज स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स की बात करें जो मार्च में आता है, तो इसकी डेट है 21 ऑफ मार्च। ठीक है, क्या होते हैं इक्विनॉक्स? जहां पे जो सनरेज होती है वो वर्टिकल होती है डायरेक्टली इक्वेटर पे, जहां पे डे और नाइट इक्वल होते हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो दोस्तों आपसे पूछा जाता है वो ये है, आपसे पूछा जाएगा कि जो लेंथ में वेरिएशन आता है डे टाइम और नाइट टाइम के, ये किस कारण से आता है? तो आपको ध्यान रखना है कि सीजन टू सीजन डे टाइम और नाइट टाइम वेरी करता है। और ये वेरी करता है क्योंकि हमारी अर्थ इक्लिप्टिक मैनर में सन का चक्कर लगाती है। तो क्योंकि अर्थ का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है,
इस कारण से देखा जा सकता है कि ड्यू टू दिस चेंजिंग डिस्टेंस जो अर्थ है वो ज़्यादा एनर्जी रिसीव करती है ड्यूरिंग जनवरी देन जुलाई, जिस कारण से लेंथ ऑफ डे टाइम और नाइट टाइम वेरी करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर को मैंने बहुत धीरे धीरे समझाने की और पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, एकदम समझ में नहीं आता है। तो ये मैं आपको समझा पाया हूं सक्सेसफुली। जरूर बताइएगा कमेंट में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स ऑफ ज्योग्राफी। कीप शाइनिंग। हैव अ गुड डे।